Okay, good morning. Am I audible? Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. Okay. तो आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अल्टरनेटर, ठीक है। सो बेसिकली अल्टरनेटर है क्या, ये हमें फर्स्ट जानना है। अल्टरनेटर एक ऐसा मशीन है जो कि थ्री फेज पावर प्रोड्यूस करता है। थ्री फेज पावर को प्रोड्यूस करता है। द मशीन which produce three phase power from mechanical power. ओके, तो मैकेनिकल पावर को ये इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, अल्टरनेटर होता है। और ये थ्री फेज पावर होता है, थ्री फेज एसी पावर। जो पावर जनरेट होता है वो थ्री फेज एसी होता है। तो एसी सिस्टम का हम जानते हैं बहुत सारा एडवांटेज है, जैसे कि हमारा जो जनरेशन है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सभी तरह की जो पावर हमें मिल रहा है या फिर हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये बेसिक एसी पावर होता है। तो एसी को जनरेट कौन करता है? एसी को जनरेट करता है जो मशीन को हम क्या कहते हैं, वो हम अल्टरनेटर कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं। तो अल्टरनेटर क्या है? द मशीन which produces three-phase power from mechanical power is called an alternate. Okay. और इसको सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। तो इसको सिंक्रोनस जनरेटर क्यों कहते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। अभी जान लो कि अल्टरनेटर का नाम है, तो हम सिंक्रोनस जनरेटर। तो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा डीसी जनरेटर। जनरेटर का काम क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, डीसी जनरेटर। और वहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो डीसी होता है। लेकिन यहाँ पर सेम अल्टरनेटर भी सेम काम ही करते हैं, ये भी मैकेनिकल पावर को थ्री फेज इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो जनरेशन होता है, जो पावर जनरेट होता है वो बेसिकली एसी पावर होता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर को हम एसी जनरेटर भी कह सकते हैं। तो हम एसी जनरेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एसी जनरेट करता है। तो ये बेसिकली कहाँ पर होता है? नॉर्मली जो हमारा पावर स्टेशन है, सब स्टेशन है, जहाँ पर पावर को जनरेट किया जाता है, वहीं पर थ्री फेज अल्टरनेटर को इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी काम जो होता है वो कौन करता है, वो जनरेटर करता है। ठीक है, सो दिस मशीन आर लार्जेस्ट एनर्जी कन्वर्टर। इसको हम लार्जेस्ट एनर्जी कन्वर्टर भी कहते हैं, फाउंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यही अल्टरनेटर का जो काम होता है, मैकेनिकल एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है, अब देखो, जैसे कि हमारा जो डीसी जनरेटर हमने स्टडी किए थे मशीन में, तो वहां पर हमने देखा था डीसी जनरेटर हो या फिर मोटर हो या फिर इंडक्शन मोटर हो, हर एक मोटर या जनरेटर में क्या होता है, बेसिकली दो पार्ट होता है। ठीक है, दो पार्ट होता है। एक क्या होता है, एक होता है फील्ड वाइंडिंग, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है
आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। सो फील्ड एक होता है फील्ड वाइंडिंग, इसको हम कहाँ पर रखते हैं, जिसको हम बेसिकली डीसी जनरेटर के लिए हम फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे प्लेस करते हैं, ठीक है, रोटर पे रखते हैं। एंड हमारा जो आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो हम रोटर में रखते हैं। फील्ड को हम स्टेटर में रखते हैं। स्टेटर क्या होता है, वो जो बाहर का जो पार्ट होता है, जो स्टैटिक पार्ट होता है, उसको हम स्टेटर कहते हैं। तो स्टेटर पे हम फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं एंड जो घूमता है, जो रोटेटिंग पार्ट है, रोटर में हम आर्मेचर वाइंडिंग को रखते हैं डीसी जनरेटर। लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटर में जनरेटर हमारा जो डीसी जनरेटर है या फिर डीसी मशीन है, उसके साथ कुछ डिफरेंस है यहाँ पर। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग को हम रोटर में प्लेस करते हैं, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग को हम कहाँ रखते हैं, रोटर में। तो अल्टरनेटर के लिए हमारा जो फील्ड होता है, फील्ड वाइंडिंग, तो हम कहाँ पर रखते हैं, ठीक है। एंड हमारे जो आर्मेचर होता है, हमारा जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर को हम कहाँ पर रखते हैं, स्टेटर। तो क्यों फील्ड को हम रोटर में रखते हैं, क्यों आर्मेचर को हम स्टेटर में रखते हैं, ये हम बाद में आते हैं। इसका भी कुछ एडवांटेज है, ये हम बाद में देखेंगे। हाँ। तो इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। स्टेटर का एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर, ठीक है। तो क्या क्या एडवांटेज है हम अब देखो, एक्चुअली जैसे कि यहाँ पर अगर प्रिंसिपल ऑपरेशन की बात करेंगे, तो जिस मशीन में हम देखा था कि जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग जो स्टेटर में रहता है, तो वाइंडिंग का बेसिकली काम क्या होता है। तो फील्ड वाइंडिंग का काम हम जानते हैं, वो प्रोड्यूस, ठीक है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हमने इंडक्शन मोटर में भी देखा है कि वहां पर भी रोटेटिंग मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो फील्ड का बेसिकली काम होता है फील्ड को या फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। और आर्मेचर जो वाइंडिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या होता है, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फील्ड वाइंडिंग क्या करता है, फील्ड वाइंडिंग फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी जो है हमारा फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी काम करता है। तो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ये फील्ड क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर को लिंक करता है या काट करता है। तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस। तो फील्ड वाइंडिंग का बेसिकली इसका काम क्या होता है, फील्ड को प्रोड्यूस करना। और आर्मेचर वाइंडिंग का काम क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है आर्मेचर, ठीक है। तो ये होता है फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग का काम, ठीक है। अब देखो, जनरेटर का एक पिक्चर दिखाते हैं। तो देखो, ये क्या है, ये एक्चुअली एक अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर है, यहाँ पर 3 फेज वाइंडिंग है। अंदर का ये जो दिख रहा है, तो सैप के ऊपर प्लेस्ड होता है, तो हम क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। रोटर रोटेट करता है, ठीक। और जो फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग को हम ये यहाँ पर इस रोटर पे ही इसको प्लेस करते हैं। और ये ऊपर का जो स्टैटिक पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा स्टेटर है, जहाँ पर 3 फेज वाइंडिंग रहता है, ठीक है। स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग रहता है। तो इस वाइंडिंग का काम हमने तो बता ही दिया, क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो ये ईएमएफ कुछ यहाँ पर हो जाता है, यहाँ से सप्लाई बाहर आता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये सप्लाई, ओके। एंड यहाँ पर जो रोटर दिख रहा है, ये बेसिकली कौन सा टाइप का रोटर है, ये बेसिकली प्रोजेक्टिंग टाइप का रोटर,
तो हम पॉजिटिव रोटर और सैलियन रोटर रोटर भी कहते हैं। ये सैलियन टाइप रोटर यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम देखते हैं आगे कौन सा एक्शन देखते हैं। तो ओके, तो देखो इसका अगर हम पूरा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट यहाँ पर हमने बताया दो पार्ट होता है, तो हम क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं, और सेकंड जो पार्ट होता है वो क्या है, रोटर। तो हम रोटर देखते हैं। तो स्टेटर देख लेते हैं पहले। स्टेटर स्टेटर क्या है? स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द machine. This is the stationary part of the machine and is build up of sheet steel lamination. Okay, sheet steel lamination. ये स्टील का सीट होता है जो कि लैमिनेटेड होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कोर लॉस होता है, कोर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इसका लैमिनेशन दिया जाता है। ठीक है, कोर लॉस का जो एडी करंट वाला लॉस है को मिनिमाइज करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं। एंड स्टील हम क्यों यूज करते हैं? हम यहाँ पर जो सिलिकॉन स्टील शायद यूज किया जाता है कभी लॉस को। तो बेसिकली ये सीट लैमिनेशन का होता है एंड हैविंग lots of inner series, मतलब अंदर की तरफ इसका स्लॉट, ठीक है, इसका जो स्लॉट होता है बेसिकली अंदर के ऐसा स्लॉट, ठीक, अंदर की तरफ। जैसे हमने इंडक्शन मोटर में भी देखा है कि हमारा जो स्टेटर का जो स्लॉट होता है वो अंदर की तरफ स्लॉट होता है। इन सारे स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग को, ये जो स्लॉट दिख रहा है, ये स्लॉट्स के अंदर हम वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। तो बेसिकली स्लॉट्स क्या होता है? स्लॉट कोर का जो स्लॉट्स होता है वो में हम कंडक्टर को या फिर वाइंडिंग को हम रखते हैं, ठीक है, प्लेस करते हैं। तो ये बेसिकली स्लॉट्स है। तो यहाँ पर स्टेटर का जो स्लॉट्स है वो अंदर की तरफ होता है, इनर पेरिफेरी, जिसको हम इनर पेरिफेरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो रोटर होता है बेसिकली रोटर का वाइंडिंग आउटर पेरिफेरी में होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। तो रोटर का वाइंडिंग यहाँ पर होता है। तो क्या होता है, देखो दोनों वाइंडिंग आमना सामना होता है, एक दूसरे के फेस टू फेस होता है, ठीक है, ताकि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग को कट कर सके और यहाँ पर ये में विंड, ठीक है। तो बेसिकली स्टेटर का जो स्लॉट्स होता है वो इनर पेरिफेरी में होता है एंड अ थ्री फेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन दिस स्लॉट, ठीक है। एंड ये जो इनर पेरिफेरी का स्लॉट्स होता है, स्लॉट्स के अंदर एक थ्री फेज वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, ठीक है। इन is placed in these slots. ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो वाइंडिंग, थ्री फेज वाइंडिंग, इसको हम आर्मेचर, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। एंड एक बात याद रखना कि यहाँ पर जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है, ठीक है, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग ऑलवेज स्टार कनेक्ट, आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है, आर्मेचर वाइंडिंग ऑलवेज
ऑलवेज स्टार कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्यों स्टार कनेक्टेड होता है, इसका तो कोई रीजन है। देखो, हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन में क्या होता है। स्टार कनेक्शन में हम जानते हैं कि वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। अब induced EMF in phase winding of an alternator is directly proportional to the number of turns। ये जो फेज वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, ये क्या होगा, जो फेज वोल्टेज इंड्यूस होता है ये नंबर ऑफ टर्न के साथ प्रोपोर्शनल होता है। कि हम जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होगा, यहाँ पर जो ईएमएफ होगा उतना ही ज्यादा होगा, है कि। अब देखो, मान लो कि ये लाइन वोल्टेज हमें लेना है अल्टरनेटर, तो इसके लिए अगर हम डेल्टा वाइंडिंग बनाए, मतलब कि स्टेटर में अगर हम डेल्टा वाइंडिंग लगाए तो क्या होगा, हम जानते हैं कि डेल्टा का जो फेज वोल्टेज होता है, ये डेल्टा का VP है, VPH है, और ये क्या है, ये VL है। मतलब कि डेल्टा के लिए फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है कि नहीं। और स्टार में जो होता है, स्टार में हमने देखा है कि ये हमारा स्टार है। मान लो कि ये 3 लाइन अल्टरनेटर से निकल रहा है, 3 लाइन RY भी तीनों फेज होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज होता है VL, दो लाइन के बीच का जो वोल्टेज होता है वही VL होता है। और लाइन टू न्यूट्रल जो होता है तो हम क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं, क्योंकि ये एक फेज का वोल्टेज है। तो यहाँ पर जो फेज वोल्टेज होता है ये VL/√3। अब देखो, अब अल्टरनेटर से हमें अगर VL लेना है, इतना लाइन वोल्टेज मिलने के लिए डेल्टा में इतना VPH प्रोड्यूस होना चाहिए, है कि नहीं। डेल्टा में अगर इतना जो फेज वोल्टेज होगा वही तो लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो डेल्टा में ये लाइन वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतना ही फेज वोल्टेज जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन स्टार में ये VL को स्टार कनेक्शन में ये VL इतना वोल्टेज के लिए हमें सिर्फ VL/√3 जो होता है इतना फेज वोल्टेज अगर जनरेट होगा तब हम यहाँ से VL को पा सकते हैं, ठीक है। मान लो कि VL यहाँ पर मान लो कि VL यहाँ पर 400 kV, ठीक है, 400 kV ये हमारा VL है। तो बताओ तो स्टार कनेक्शन में VP का वैल्यू क्या आएगा, बताओ तो, कैलकुलेट करो तो। VP क्या होगा, 400 डिवाइडेड बाय √3, ऐसा होगा ना। तो 400 डिवाइडेड बाय √3 क्या कितना होता है, मारो कैलकुलेटर में, देखो कितना होता है। 230.94 230.94, ठीक है ना, किलो, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम डेल्टा कनेक्शन लेंगे तो डेल्टा कनेक्शन में VP का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल टू VL, मतलब कि 400, ठीक है, 400 kV डेल्टा। लेकिन स्टार में फेज वोल्टेज कितना होगा, 230.94 kV। दोनों के लिए ही हमारा लाइन वोल्टेज कितना है, दोनों लाइन के बीच का जो वोल्टेज है वो 400 kV है। लेकिन अगर हम स्टार कनेक्शन लेंगे तो फेज वोल्टेज कितना इंड्यूस होना पड़ेगा, यहाँ पर 400 kV, और यहाँ पर फेज वोल्टेज कितना जनरेट होगा, 230.94। अब बताओ तो किसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लगेगा, डेल्टा कनेक्शन में या स्टार कनेक्शन में, लाइन वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए। डेल्टा में ज्यादा लगेगा। सो यही हमारा एक एडवांटेज है, ठीक है, कि हम स्टेटर का वाइंडिंग हमेशा स्टार कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इक्वली लाइन वोल्टेज को जनरेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर बहुत कम लगेगा, वाइंडिंग मटेरियल बहुत कम लगेगा, ठीक है। यही इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। सो induced EMF in the phase winding of an alternator is directly proportional to the number of turns, and star connected
Alternator will star connected. Alternator star connected alternator will require less number of turns. Less number of turns. Okay, less number of turns than a delta connected alternator for the same line voltage, for the same line voltage. ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि हम स्टार कनेक्शन क्यों रखते हैं? स्टार कनेक्शन इसलिए रखते हैं कि सेम लाइन वोल्टेज को जनरेट करने के लिए स्टार में हमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बहुत कम लगेगा। बहुत कम नंबर ऑफ टर्न्स पे हम सेम लाइन वोल्टेज यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टार कनेक्शन देते हैं, ठीक है। और एक भी एडवांटेज है, यहाँ से हमें न्यूट्रल मिल रहा है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? न्यूट्रल मिल रहा है, ठीक है। न्यूट्रल कनेक्टेड टू ग्राउंड, न्यूट्रल कनेक्टेड टू न्यूट्रल कनेक्टेड, ठीक है। तो ये ही बेसिकली इसका एडवांटेज है, ठीक है। ये बात को याद रखना। तो अल्टरनेटर में हमेशा स्टेटर का जो वाइंडिंग होता है वो हम स्टार कनेक्टेड रखते हैं, ठीक है, ऑलवेज। तो ये तो हो गया हमारा स्टेटर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रोटर, नंबर 2 रोटर। ओके, तो रोटर क्या है? रोटर बेसिकली जो फील्ड वाइंडिंग को कैरी करता है उसको ही हम रोटर कहते हैं, ठीक है। और अल्टरनेटर, तो द रोटर, अल्टरनेटर के लिए जो रोटर कैरी करता है, कैरीज अ फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। रोटर कैरीज अ फील्ड वाइंडिंग, मतलब के डीसी जनरेटर में फील्ड को हम स्टेटर में रखते हैं, यहाँ पर फील्ड को हम रोटर में रखेंगे, ठीक है। सो रोटर कैरीज अ फील्ड एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करने के लिए हमें एक डीसी सप्लाई यहाँ पर देना पड़ता है। ओके, फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि ये हमारे जो रोटर एंड स्टेटर है, तो रोटर एंड स्टेटर के बीच कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। और डीसी जनरेटर में क्या होता है? डीसी जनरेटर में हमने देखा है कि फील्ड और आर्मेचर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है इलेक्ट्रिकली। लेकिन यहाँ पर जैसे इंडक्शन मोटर में हमने देखा है रोटर और स्टेटर के बीच कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, अल्टरनेटर में भी रोटर और स्टेटर के बीच कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। तो फील्ड, रोटर में तो हमने फील्ड को प्लेस कर दिया है, लेकिन फील्ड को एक्साइट करना पड़ेगा, तभी तो फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ना। फील्ड वाइंडिंग फील्ड को प्रोड्यूस तभी करेगा जब उसको हम एक्साइट करेंगे, उसके अंदर से करंट को हम पास करेंगे, तभी तो फील्ड वाइंडिंग एनर्जाइज्ड होगा और फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज्ड करने के लिए एक सप्लाई देते हैं, फील्ड वाइंडिंग which is supplied with direct current, that means DC, direct current through slip ring, by a separate DC source, by a separate DC source। so एक रोटर में हम क्या करते हैं? रोटर में हम फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को हम एक डीसी सोर्स से सप्लाई देते हैं, डीसी सोर्स से सप्लाई देते हैं। अब देखो, एक रोटेटिंग पार्ट में सप्लाई देने के लिए तो स्लिप जरूरत पड़ता है कि नहीं? और ये जो डीसी सोर्स है ये सैप के ऊपर लगाया जाता है। तो
ये सैफ्ट के ऊपर है। अब रोटेटिंग पार्ट में जब भी हम सप्लाई देंगे तो स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होता है, और यहाँ पर 2 स्लिप रिंग क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा डीसी सप्लाई है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। सो यहाँ पर 2 ही स्लिप रिंग का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, 2 ही स्लिप रिंग होता है। एंड यहाँ पर जो डीसी सोर्स है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्साइटर भी कहते हैं, एक्साइटर। ओके, एक्साइटर, इसको हम एक्साइटर भी कहते हैं। तो बेसिकली ये एक्साइटर होता क्या है? बेसिकली एक्साइटर इज अ स्मॉल डीसी शंट और कंपाउंड जनरेटर, ये बात याद रखना, ठीक है, जनरेटर। जो फील्ड वाइंडिंग में जो डीसी सोर्स हम लगाते हैं, जिसको हम एक्साइटर भी बोलते हैं, ये एक्साइटर और कुछ नहीं, ये एक स्मॉल डीसी और शंट कंपाउंड जनरेटर है, जो डीसी जनरेट करता है, डीसी प्रोड्यूस करता है, और डीसी करंट फील्ड के थ्रू पास होता है, और फील्ड एक्साइट होता है, इसके वजह से फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। यही बेसिकली इसका फंक्शन है, रोटर। ठीक है, अब देखते हैं रोटर। ये जो हमारा रोटर है, ये रोटर बेसिकली 2 टाइप का होता है, ठीक है, ये रोटर बेसिकली टाइप का होता है, ठीक है, ये रोटर बेसिकली टाइप का होता है, रोटर 2 टाइप का होता है। पहला क्या है? फर्स्ट, इसको हम सैलिएंट पोल कहते हैं, ठीक है, सैलिएंट पोल। जैसे कि हमने इंडक्शन मोटर में भी देखा है, वहां पर भी रोटर 2 टाइप का होता है, जैसे कि सैलिएंट टाइप होता है, सिलिंड्रिकल टाइप होता है। यहाँ पर भी रोटर 2 टाइप का होता है। एक को हम क्या कहते हैं? एक को सैलिएंट टाइप कहते हैं, तो हम सैलिएंट टाइप रोटर का और एक भी नाम है जिसको हम प्रोजेक्टिंग कहते हैं। तो प्रोजेक्टिंग पोल टाइप। और दूसरा क्या है? दूसरा जो होता है वो है नॉन सैलिएंट, और इसको क्या कहते हैं? और सिलिंड्रिकल टाइप। ओके, सिलिंड्रिकल टाइप, पोल टाइप। एक को कहते हैं सैलिएंट पोल टाइप, एक को कहते हैं नॉन सैलिएंट पोल टाइप और सिलिंड्रिकल। सो पहले हम देख लेते हैं सैलिएंट पोल टाइप। ठीक है, पहले हम सैलिएंट को देख लेते हैं। सैलिएंट, देखो, सैलिएंट टाइप रोटर। देखो, ये बेसिकली क्या है? ये है सैलिएंट और प्रोजेक्टिंग पोल्स। ठीक है, सैलिएंट और प्रोजेक्टिंग पोल्स which are mounted on the large circular steel frame। ठीक है, mounted on a large circular steel frame which is fixed to the shaft। shaft से ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर shaft होता है, shaft से ये क्या होता है? ये फिक्स होता है। ओके, एंड द इंडिविजुअल फील्ड पोल वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। इंडिविजुअल फील्ड पोल, देखो यहाँ पर ये जो 4 पोल दिख रहा है, ये बेसिकली एक 4 पोल रोटर है। यहाँ पर 4 पोल दिख रहा है, तो जो एडजेसेंट पोल है वो क्या है? नॉर्थ साउथ, ठीक है। और यहाँ पर हर एक पोल में देखो वाइंडिंग यहाँ पर रखा गया है, वाइंडिंग रखा गया है, बट द इंडिविजुअल फील्ड पोल वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर देखो, ये जो एक्साइटेड से 2 पॉइंट आता है, ये एक डीसी सप्लाई आ रहा है, यहाँ पर एक डीसी सप्लाई आ रहा है, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से पोल होके साउथ पोल होके नॉर्थ पोल होके, फिर साउथ पोल होके नॉर्थ पोल होके यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर सीरीज में
इसको कनेक्ट किया जाता है इन सच अ वे दैट व्हेन द फील्ड वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड बाय द डीसी सोर्स और डीसी एक्साइटर, ठीक है, एडजेसेंट पोल हैव ऑपोजिट पोलैरिटी। जब भी इसको डीसी सोर्स से हम एनर्जाइज करेंगे फील्ड कॉइल को, तब क्या होगा, इसका वाइंडिंग कुछ इस तरह से हम रखते हैं या फिर इस तरह से हम इसको इस वाइंडिंग को डिजाइन करते हैं कि एडजेसेंट जो पोल है, मतलब कि पास पास जो पोल होगा वो अपोजिट पोलैरिटी का हो। देखो यहाँ पर वाइंडिंग को देख कर ही यहाँ पर पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर देखो करंट का डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है, इधर है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर अगर जो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा यहाँ पर का डायरेक्शन, फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। और हम जानते हैं हर एक मैग्नेट का साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लक्स पास होता है। तो ये वाला पोल क्या होगा, ये वाला पोल साउथ पोल बन जाएगा। और यहाँ पर देखो, इसके लिए देखो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से होगा। और हम जानते हैं किसी भी मैग्नेट के अंदर फ्लक्स का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। तो यहाँ पर जो पोल बनेगा, कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। वैसे ही यहाँ पर एक साउथ पोल बना है और यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बना है। तो इसका कनेक्शन हमें ऐसा करना है जैसे कि एडजेसेंट जो पोल होगा वो ऑपोजिट पोलैरिटी का हो, ऑपोजिट नेचर का हो, ठीक है। और ये जो पोल दिख रहा है, देखो इस टाइप का जो पोल होता है इसको हम प्रोजेक्टिंग पोल कहते हैं, क्योंकि ये सरफेस से थोड़ा बाहर की तरफ है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिंग पोल। और इसको सैलिएंट पोल भी। तो यहां तक क्लियर है? आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है ना? अब चलो देखते हैं। सो ये जो हमारा सैलिएंट पोल टाइप का जो रोटर होता है, ये बेसिकली हम 120 to 400 आरपीएम वाला जो अल्टरनेटर होता है, वहीं पर भी इस टाइप का पोल को हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसको हाई स्पीड अल्टरनेटर के लिए हम सैलिएंट पोल यूज नहीं करेंगे। हाई स्पीड अल्टरनेटर के लिए हम सिलेंड्रिकल टाइप का जो पोल होता है, रोटर पोल होता है, वो सिलेंड्रिकल टाइप का हम रोटर। लेकिन जो हमारा लो और मीडियम स्पीड अल्टरनेटर होता है, ये क्या होता है, लो और मीडियम, लो और मीडियम स्पीड अल्टरनेटर, लो और मीडियम स्पीड अल्टरनेटर। दैट मीन इसका जो स्पीड रेंज होगा 120 से करीबन 400 आरपीएम, इसके बीच ही हम इस टाइप का पोल हम यूज करते हैं। मतलब इस टाइप का अल्टरनेटर हम सैलिएंट पोल टाइप अल्टरनेटर हम यूज करते हैं। इसका कुछ रीजन है, पहला रीजन क्या है, जैसे कि सैलिएंट, देखो यहाँ पर पोल जो हमने दिखाया ये तो प्रोजेक्टिंग पोल है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा विंडेज लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर सिलिंड्रिकल टाइप होगा, सिलिंड्रिकल राउंड टाइप अगर रोटर होगा तो उतना ज्यादा वो उसका एयर का ऑपोजिशन नहीं मिलता है, ठीक है, विंड का ऑपोजिशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर अगर पोल कुछ इस टाइप का होता है, तो ये बेसिकली अनसिमेट्रिकल का जो एयर गैप होता है ये अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विंड का जो ऑपोजिशन है बहुत ज्यादा मिलता है। सो the salient field pole would cause an excessive windage loss if driven at high speed, ठीक है। हाई स्पीड में जब ये घूमेगा ना, तो एक्सेसिव यहाँ पर विंडेज लॉस होता है, एक्सेसिव विंडेज लॉस होता है, ठीक है। विंडेज लॉस एट हाई स्पीड, जब इस मोटर हाई स्पीड में मतलब के 400 आरपीएम से ऊपर अगर वो मतलब के मान लो कि 1000 आरपीएम या फिर 1500 आरपीएम या फिर 3000 आरपीएम में अगर ये रोटर घूमेगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, एक्सेसिव विंडेज लॉस होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके वजह से क्या करता है, ये नॉइज को प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस
नॉइज, ठीक है, नॉइज प्रोड्यूस करता है। तो ये एक इसका एक डिसएडवांटेज है। और क्या है, और सेल इनपुट का एक ड्रॉबैक है, जिसको जैसे कि सेल इनपुट कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी स्ट्रांग इनफ टू विथस्टैंड द मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। अगर हाई स्पीड में मोटर घूमेगा, बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा। एक मशीन अगर बहुत बहुत ज्यादा स्पीड से ये घूमता है, इसका मैकेनिकल स्ट्रेस भी उतना ज्यादा होता है, लेकिन सैलिएंट पोल का टाइप जो होता है इस टाइप का होता है, तो ये उस मैकेनिकल स्ट्रेस को झेल नहीं पाता है, ठीक है। सो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। सो सैलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन cannot be strong enough to withstand the mechanical stress. ठीक है, at हाई स्पीड में ये मोटर जब घूमेगा, बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस यहाँ पर आ जाए, इसको ये सैलिएंट पोल टाइप रोटर उसको झेल नहीं पाता है, ठीक है। सो ये दो बेसिकली सैलिएंट पोल टाइप का डिसएडवांटेज। अभी 1 मिनट बाकी है, तो ठीक 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाए, ठीक है।